लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, और आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है जी फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स हुज वर्सेस आर ए बी सी एंड डी। हमें क्वाड्रिलेटरल के वर्सेस गिवन है, हमने इसके इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, हम इनकी स्लोप्स फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमने एंगल निकालने हैं जो कि हमारे पास स्लोप यानी कि जो टेंजेंट थीटा है उसके अंदर हमारे पास स्लोप्स आती हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, इसकी स्लोप्स फाइंड आउट कर लेते हैं, देन हम इनके इंटीरियर एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं जी। गिवन हमें ये वर्सेस हैं स्लोप ऑफ ए बी। सो इसको मैं नाम दे रहा हूँ जी f1 का फार्मूला आपको आता है जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास 3 माइनस 2, जब a b की हम बात करेंगे डिवाइडेड बाय -2 -5, आंसर बिकम 1/-7। हमारे पास m1 की जो स्लोप है वो आ गई जी -1/7। इसी तरह से हम निकालते हैं जी स्लोप ऑफ BC। इसको मैं नाम दे रहा हूँ जी m2 का। तो उसमें अब इन दो पॉइंट्स के लिहाज से हम बात करेंगे तो ये आएगा जी BC है, तो ये आएगा जी -4 -3 ओवर -3 + 2, ये माइनस फार्मूले की माइनस से ये प्लस हो जाएगा जी, एंड -7 ओवर -1, आंसर +7 आ जाएगा। इसी तरह से आप पहले निकालें जी स्लोप ऑफ CD। इसको मैं M3 का नाम दे रहा हूँ, जो कि मेरे पास आएगा जी -5 + 4 डिवाइडेड बाय 4 + 3, सो आंसर -1/7। यह आ गया जी मेरे पास। नाउ स्टूडेंट स्लोप ऑफ AD निकाल लें आप, जिसको हम स्लोप ऑफ AD, सो M4 इज इक्वल टू -5 - 2 डिवाइडेड बाय 4 - 5, सो आंसर -7/-1, आंसर 7। ये हमारे पास आ गई जी स्लोप। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, इनके इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स रफली आप एक दफ़ा इस क्वाड्रिलेटरल को डायग्राम पे प्लेन पे ड्रा कर लें। जब आप इसको प्लेन पे ड्रा कर लेंगे, आपके लिए ये आसानी हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो एंगल्स हैं वो किस तरह फाइंड आउट होंगे। अब स्टूडेंट्स गौर करें, जो A पॉइंट है ये इसके दोनों जो हमारे पास वर्सेस हैं वो पॉजिटिव है, सपोज दैट कि वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। यहाँ पे है B जो कि नेगेटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, यानी कि X नेगेटिव है Y पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और जस्ट रफली आपने बनानी है, बेशक आप जस्ट कॉन्सेप्ट समझें इसका, ठीक है जी। -3 है -4 है, जो कि दोनों नेगेटिव हैं, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। यहाँ पे X पॉजिटिव है Y नेगेटिव है, तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा जी इसके अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। जस्ट इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो आपके पास ये एक स्टूडेंट्स क्या बन गई, क्वाड्रिलेटरल बन गई। वैसे तो आपको एक स्केयर नज़र आ रहा है, मैंने जस्ट रफली इसको स्केच किया, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये आपके पास वर्टेक्स A है, B है, C है और D है। हमने स्टूडेंट्स ये एंगल निकालने हैं, और मैंने कहा था कि एंगल की डायरेक्शन आपने एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। तो मैं इसके लिए अनदर कलर यूज़ कर रहा हूँ। सपोज दैट कि स्टूडेंट्स आपके पास ये जो C है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ जी θ1 का। ये जो है D, इसको कोई भी नाम देना, ज़रूरी नहीं है कि θ1 दें, ये θ2 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपके पास ये जो डायरेक्शन है ये आ गई जी θ3, एंड स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी आपके पास θ4, ठीक होगा जी। अब आपने स्लोप्स कैलकुलेट की हुई हैं जी। A B को हमने नाम दिया था जी M1 का, B C को हमने नाम दिया था जी M2 का, C D को नाम दिया था हमने M3 का, और A D को नाम दिया था हमने M4 का। सो अब स्टूडेंट्स हम बारी बारी इनके जो एंगल्स हैं वो क्या करते हैं जी, कैलकुलेट करते हैं जी। तो डी स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, θ1 कैलकुलेट करते हैं। θ1 जो है ये असल में हमारे पास देखें इनिशियल है स्लोप, जो इसकी इनिशियल स्लोप है वो क्या है जी हमारे पास CD जो कि M3 है, और फाइनल हमारे पास M2 है। यही कॉन्सेप्ट है न्यूमरेटर के अंदर जस्ट। तो उसमें tan θ1 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा जी, देखे जहाँ पे आपकी एंडिंग है उस स्लोप को पहले लिखना होता है जी M2, और जो इनिशियल होती है उसको बाद में लिखना होता है जी M3,
ओवर 1 प्लस m2 m3। इसके अंदर जस्ट वैल्यूज़ लगा दें। m2 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आई थी जी 7 एंड जो आपके पास m3 की वैल्यू आई थी वो आई थी -7। सो माइनस माइनस प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी 1 एंड m2 की वैल्यू आई जी +7 इंटू -1/, चले आप इसको इस तरह लिख लें -1/7। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ। 7 + 1/7 डिवाइडेड बाय 1 - 1 आंसर इज़ आपके पास स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी 7 + 1/7/0। जब नीचे 0 आ जाता है तो ये आपके पास इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। तो उसमें θ1 जो है ये आपके पास आ जाएगा जी tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी और ये हमारे पास इक्वल होता है जी π/2 पे। तो ये हमारे पास फर्स्ट थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया जी, फर्स्ट इंटीरियर एंगल आ जाएगा। इसी तरह ds में हम क्या करते हैं जी θ2 फाइंड आउट करते हैं जी tan θ2 इज इक्वल टू, अब θ2 यहाँ पे है तो इसकी डायरेक्शन हम ले रहे हैं जी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखें इनिशियल हमारे पास AD है और फाइनल हमारे पास CD है। तो ये आएगा जी m3 माइनस m4 डिवाइडेड बाय आ जाएगा जी मेरे पास 1 + m3 m4। m3 की वैल्यू उसमें हमारे पास आई है जी -1/7 एंड माइनस m4 की वैल्यू है जी 7। ये आ गया जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटू -1/7 इंटू 7। यहाँ से 7 से अगेन कैंसिल आउट हुआ तो -1/7 -7 इसका मैं एलसीएम नहीं ले रहा, जस्ट -1 ये 0 और उसमें से ये भी इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखें तो जो आपके पास दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे भी ये साइन डाल दें तो θ2 इज इक्वल टू उसमें से आ जाएगा जी tan इनवर्स ऑफ अनडिफाइंड फॉर्म बन गई और अनडिफाइंड हमेशा tan जो होता है वो π/2 पे होता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपके पास जो θ3 है वो भी 90 का आएगा और स्टूडेंट्स जो आपके पास θ4 है वो भी क्या आएगा जी 90 का ही आएगा। तो क्योंकि ये हमारे पास देखें वैसे भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी हर एक साइड के ऊपर 90 का एंगल जो है वो बन रहा है। तो देन हमारे पास जो एंगल होंगे इंटीरियर एंगल वो हमारे पास π/2 ही आएंगे यानी कि 90 डिग्री आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें tan θ3 की तो उसमें देखें θ3 जो है वो एंडिंग है AD पे और स्टार्टिंग है AB पे। तो ये आएगा जी m4 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m4। सो स्टूडेंट्स मेरे पास जो m1 है m4 है उसकी वैल्यू 7 है, ये हमने निकाली हुई है, जबकि m1 की वैल्यू -1/7 है। सो माइनस माइनस प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 एंड प्लस 7 इंटू -1/7। ये चलें मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए एंड -1/7। ये यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, नीचे आपके पास अगेन 0 बन जाएगा, ऊपर समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है। तो ये देखें जी θ3 जो है वो उसमें सबके पास आ गया जी tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी दैट आर इक्वल टू π/4। सिमिलरली इसमें से आप जब निकालेंगे सिमिलर तो जस्ट आपने थीटा जो tan θ4 होगा जब आप उसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो इसी तरह आपके पास इन्फिनिटी आएगा एंड दिस इम्प्लाइज दैट θ4 का आंसर जो होगा वो भी क्या आ जाएगा जी π/2 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स π/2, यहाँ पे भी π/2 आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन नंबर 12 को इवेलुएट करते हैं। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन 13 की जानिब। जी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, शो दैट द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर वर्सेस ऑफ रोम्बस। रोम्बस आपके पास एक काटनुमा होता है जिसकी अपोजिट साइडें आपस में बराबर होती हैं, जो पैरेलल होती हैं। ठीक है, अगर हम इनकी स्लोप्स निकालें तो जो अपोजिट साइड्स हैं अगर उनकी स्लोप्स इक्वल आ जाती हैं देन ये जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास एक रोम्बस के होंगे। आल्सो फाइंड द इंटीरियर एंगल्स, और हमने इंटीरियर एंगल्स भी फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको देखते हैं जी क्या ये हमारे पास रोम्बस है। सॉल्यूशन गिवन दैट हमें स्टूडेंट्स गिवन है वर्सेस A है 0 0, B हमारे पास है जी 2 and 1, C हमारे पास है 3 and 3, D हमारे पास 1 and 2। स्लोप ऑफ AB
इसको स्ट्रेस मैं m1 का नाम दे रहा हूँ, तो ये आएगा जी y2 माइनस y1, 1 माइनस 0 ओवर 2 माइनस 0, आंसर 1/2। ये आ गया जी मेरे पास। स्लोप ऑफ BC निकालें तो m2 दैट आर इक्वल टू 3 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 2, आंसर 2 ओवर 1 दैट आर इक्वल टू 2। ये आ गया जी मेरे पास। स्लोप ऑफ CD, इसको मैं नाम दे रहा हूँ जी m3 का, एंड ये C और D हैं 2 माइनस 3 ओवर 1 माइनस 3 दैट आर इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर माइनस 2, आंसर 1/2। ये आ गया जी। एंड इसमें स्लोप ऑफ जो हमारे पास AD है उसको मैं m4 का नाम दे रहा हूँ, तो देखिएगा क्या आता है जी 2 माइनस 0 ओवर 1 माइनस 0, आंसर 2 ओवर 1 दैट आर इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले रोम्बस को देखते हैं। रोम्बस हमारे पास क्या होता है जी कि ये हमारे पास एक रोम्बस है, काइट नुमा इसकी शेप होती है, और ये तो अगर स्टूडेंट्स हम इसको नाम दें जी, ये हमारे पास A B C एंड D है। तो देखें हमारे पास जो AB की स्लोप है जिसको मैंने m1 का नाम दिया, और स्टूडेंट्स BC जो स्लोप है उसको मैंने m2 का नाम दिया, और CD को स्लोप m3 का नाम दिया, और AD को हमने m4 का नाम दिया। तो गौर करें इसमें हमारे पास ये वाली जो दोनों साइड्स हैं यानी कि AB और CD ये आपस में देखें एग्जैक्ट पैरेलल हैं, ये वाली और ये आपस में पैरेलल होती हैं, ये आपस में पैरेलल होती हैं। तो यहाँ से साबित हुआ स्टूडेंट्स देखें m1 का आंसर जो है वो 1/2 आया, जबकि m3 का भी जो आंसर है वो 1/2 आया। तो यहाँ पे देखें m1 m3 आपस में पैरेलल हैं, तो इनकी स्लोप्स भी हमारे पास क्या है जी सेम है। तो जब हमारे पास लाइंस पैरेलल होती हैं तो देन हमारे पास स्लोप्स इक्वल होती है। तो यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि हैंस AB, चलें उससे पहले आप उसने बता भी दें उसको कि हमारे पास जो स्लोप आई हैं जो m1 है वो इक्वल है m3 के, एंड स्टूडेंट्स m2 है जो कि इक्वल है हमारे पास m4 के। हैंस A B C एंड D आर रोम्बस पॉइंट्स या पॉइंट्स ऑफ रोम्बस, पॉइंट्स ऑफ रोम्बस। ये हमारे पास रोम्बस के क्या होंगे जी पॉइंट्स होंगे। ये तो हमने साबित कर दिया। अब हमने इंटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इंटीरियर एंगल के लिए आपने कोशिश करनी है कि इसको डायग्रामेटिकली पहले बनाना है। जब आप इसको डायग्रामेटिकली बना लेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा जो इसके इंटीरियर एंगल होंगे वो फाइंड आउट करना। तो मैं इसको जल्दी से रफली जो है वो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे इसको, जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं जी किस तरह का हमारे पास रोम्बस आएगा जी। पॉइंट A जो है वो लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपके पास 1 है, 2 है, और स्टूडेंट्स आपके पास लेट्स सपोज कि यहाँ पे 3 है, ठीक है जी। यहाँ पे सपोज कर लें स्टूडेंट्स 1 है, 2 है, और यहाँ पे लेट्स सपोज 3 है। फर्स्ट पॉइंट देखें जो कि ओरिजिन पे है 0 0, तो ये पॉइंट आ गया जी हमारे पास। सेकंड पॉइंट देखें 2 एंड 1 का कॉम्बिनेशन है, 2 एंड 1, ये 2 है और ये 1 का, ये पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें 3 3 का कॉम्बिनेशन है, 3 और 3 बिल्कुल इसके ऊपर और इसके सामने, ये 3 3 का कॉम्बिनेशन आ गया। इसी तरह 1 एंड 2 का, 1 एंड 2 का स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया जी रिलेशन आ गया। चले मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसको मैं रफली बना रहा हूँ तो शायद थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती है लाइन, तो आप जब इसको स्केल्स के ऊपर ड्रा करेंगे तो एक बिल्कुल एग्जैक्ट सी बनेगी। ये इस पॉइंट को, ये पॉइंट, ये तो स्टूडेंट्स इस टाइप की आपके पास ये एक शेप बनेगी। हमने ये इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। इसको आप बता भी दें यहाँ पे कि ये पॉइंट A है, ठीक है जी, ये A है, और ये 2 1 का जो पॉइंट है ये B है, ये C है जो कि 3 3 का है, और ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है जी D है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया जी θ1, क्योंकि आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है। ये स्टूडेंट्स आपके पास इंटीरियर एंगल θ2 आ गया, ये आपके पास जो इंटीरियर एंगल है θ3 आ गया, और ये जो है स्टूडेंट्स आपके पास डायरेक्शन के अंदर आएगा
4 आएगा। ये हमने स्टूडेंट्स 4 जो यहाँ पे एंगल है उनको फाइंड आउट करना है। तो हमने जो स्लोप फाइंड आउट किया, ए बी की जो स्लोप है इसको हमने नाम दिया जी m1 का, बी सी की स्लोप को नाम दिया जी m2 का, ये m3 है और ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है जी m4 है। तो मैं यहाँ से इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है जी। इस तरह की आपके पास में ये कोई शेप बनेगी। जब आपकी इसकी शेप ठीक होगी देन जो एंगल्स होंगे वो भी आपके पास बिल्कुल ठीक ही फाइंड आउट होके आएंगे, ठीक होगा जी। अब स्टूडेंट्स गौर करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, थीटा निकालते हैं। तो थीटा निकालने के लिए थीटा 1, सो tan थीटा 1 इज इक्वल टू, गौर करें तो स्टूडेंट्स ये m4 है, फाइनल है, और ये हमारे पास इनिशियल है न्यूमरेटर के अंदर, ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग पॉइंट है। तो ये आ गया जी मेरे पास m4 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m4 m1, या जो जिस तरह मर्जी लिख लें। m4 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है जी 2, एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास माइनस m1 की वैल्यू है जी 1/2 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स ये आ गया जी 1 एंड 1 प्लस 2 इंटू 1/2, या एलसीएम टेक करें स्टूडेंट्स तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ। तो ये मेरे पास आ गया जी 4 माइनस 1/2, 1 प्लस 1 करेंगे तो 2। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो tan थीटा 1 है ये इक्वल आ जाएगा जी 4 माइनस 1 करेंगे 3, सो 2 को नीचे है, 2 2 ज़ार 4। सो स्टूडेंट्स मेरे पास ये आ जाएगा जी, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो चेक करते हैं जी हमारे पास थीटा 1 जो है उसका क्या आंसर आता है जी, थीटा 1। तो स्टूडेंट्स 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड स्टूडेंट्स tan इनवर्स प्लस आंसर। तो स्टूडेंट्स इसका जो मेरे पास आंसर है वो आ जाएगा जी 36 डिग्री एंड 52 मिनट। ये हमारे पास फर्स्ट इसका एंगल आ जाए। ये स्टूडेंट्स अब हम थीटा 2 जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। सो tan थीटा 2 इज इक्वल टू, अच्छा गौर करें स्टूडेंट्स बुक के ऊपर इसका जो आंसर है ना थीटा 1 का, वहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है जी 36.9 डिग्री। तो जब आप स्टूडेंट्स इसको इवेलुएट करोगे ना, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, अगर मिनट्स के अंदर आएगा तो ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है, ठीक है। एज यू विश कि आप इसको किस फॉर्म में लिखने चलेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको डिग्री और मिनट में मेंशन करें, क्योंकि हमारे पास जो एंगल होता है वो हमेशा या तो डिग्री के अंदर आता है या फिर मिनट या सेकंड के अंदर हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल आ रहा है तो आप इसको जब इवेलुएट करेंगे तो यही फॉर्म बनेगी। ये बना लें, ये बना लें, आपकी अपनी मर्जी है। बाय द वे थीटा 2 हमने फाइंड आउट करना है। अब थीटा 2 के लिए जो हमने ये डायरेक्शन ली हुई है, ठीक है। तो देखें इनिशियल हमारे पास है जी m2 और फाइनल हमारे पास क्या है जी m1। तो ये आ गया जी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो m1 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है जी 1/2 एंड माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी 1 प्लस 1/2 इंटू 2। तो एलसीएम टेक करें स्टूडेंट्स, ये आ गया जी मेरे पास 1 माइनस 4/2 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 2 से कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 करेंगे जो 2 आ जाएगा। सो tan थीटा 2 दैट आर इक्वल टू 1 माइनस 4 करेंगे तो -3, उसको नीचे ले 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 2 नीचे अगर मल्टीप्लाइंग होगा 4 हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट्स थीटा 2 जो है वो मेरे पास आ गया जी tan इनवर्स ऑफ -3/4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें तो एंगल में हमारे पास नेगेटिव है, तो नो डाउट कि हमारे पास इसका जो आंसर आएगा, यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव था तो इसका आएगा आंसर नेगेटिव। सो थीटा 2 इज इक्वल टू -36 डिग्री एंड 42 मिनट्स प्लस 180 करना पड़ेगा हमें। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये हमारे पास इंक्लिनेशन की रेंज से बाहर है। तो उसमें से हम क्या करते हैं जी, इसमें से 180 डिग्री को माइनस कर देते हैं। तो जब हम इसमें से 180 डिग्री को माइनस करेंगे तो उसमें से हमारे पास इसका जो आंसर है वो आएगा जी थीटा 2 इज इक्वल टू 143 डिग्री एंड 7 मिनट, जबकि आपकी बुक के ऊपर जो आंसर है वो ये मेंशन कर रहा है, ठीक है जी, 143.1 डिग्री। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है आप इसको किस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। मैं कहूँगा कि आप इस फॉर्म में लिखें, ठीक होगा जी। इसी तरह स्टूडेंट्स जो आपके पास थीटा 3 होगा वो भी आप फाइंड आउट कर लें जी। tan थीटा 3 इज इक्वल टू, गौर कीजिएगा
ये इनिशियल है, सॉरी ये इनिशियल है और ये हमारे पास फाइनल आ रहा है। तो ये आएगा जी m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m3। m2 की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास जस्ट 2 और m2 की जी, और m3 की वैल्यू है जी मेरे पास 1/2 माइनस 1/2 आ जाएगा जी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटू 1/2। 2 से कैंसिल आउट, एलसीएम टेक करें तो उसमें ये आएगा जी मेरे पास 4 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आएगा जी मेरे पास नीचे आएगा 3/4 और थीटा 3 की जो वैल्यू है ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ गई जी tan इनवर्स ऑफ 3/4 और 3 और 4 के लिए हमने एंगल ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है स्टूडेंट्स। ये मेरे पास आ जाएगा जी 36 डिग्री एंड 52 मिनट। एंड सिमिलरली जो आपके पास स्टूडेंट्स थीटा 4 होगा उसका आंसर भी यही आएगा, क्योंकि ये एक रोम्बस है। रोम्बस की अपोजिट साइड जो होती हैं ये पैरेलल होती हैं, तो अगर वो पैरेलल होती हैं तो देन इनके इंटीरियर एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो थीटा 4 है उसका आंसर आएगा जी -3/4 आएगा जब आप इस फार्मूला के अंदर। चले मैं वो एक दफ़ा फार्मूला लिख देता हूँ, बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। m4 है तो देखें इनिशियल हमारे पास है m4, फाइनल हमारे पास है जी m3, तो m3 माइनस m4। अगर किसी स्टूडेंट्स को इस बात की समझ नहीं आ रही तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसको कैसे लिखते हैं, जो ये एरो होता है ना, जिस लाइन के साथ होता है उसको हम पहले लिखते हैं, और जहाँ से ये मतलब इसका ये जो मतलब स्टार्ट जहाँ से लेता है वो हमारे पास फाइनल होती है, इनिशियल होती है स्लोप, और जहाँ पे ये एंड करता है वो उसकी एंडिंग स्लोप होती है। तो एंडिंग को पहले, इनिशियल को बाद में लिख के हम इसको इवेलुएट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है जी 1 प्लस m3 m4। तो इसको भी जब आप सॉल्व आउट करेंगे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो उसका भी आंसर आएगा जी -3/4, और सेम आंसर में आपने 180 ऐड करना होगा। सो थीटा 4 का आंसर यही सेम कैलकुलेशन है, इसका भी आंसर आपके पास 143 डिग्री एंड 7 मिनट, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 को इवेलुएट करते हैं और इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करते हैं। तो आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल्स हुज साइड्स आर। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे लाइंस गिवन है और हमने इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो सेम क्वेश्चन हमने इस तरह का पीछे भी डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने ट्रायंगल के वर्सेस फाइंड आउट किए थे और हमें जस्ट लाइंस गिवंस थी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, उसी तरह जो ट्रायंगल के वर्सेस हैं ABC को कैलकुलेट करते हैं, देन हम उसका एरिया जो होगा वो फाइंड आउट करेंगे। यू हैव टू नो दैट, अगर आप गौर करें तो अगर रफली आप चेक कर लें, चलें उससे पहले सॉल्यूशन में हम बताते हैं जी गिवन लाइंस, ये हमें लाइन गिवन है, ठीक है जी, गिवन लाइंस। सो स्टूडेंट्स जो L1 है वो है जी हमारे पास 7x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। L2 है जी मेरे पास स्टूडेंट्स 10x प्लस वाई माइनस 41 इज इक्वल टू 0। एंड स्टूडेंट्स L3 है जी मेरे पास 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। गौर करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है जी L1, सपोज दैट ये है जी L1, ये हमारे पास है जी L2 और ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है जी L3 है। अब ये हमें अगर वर्सेस मिल जाएं A, B एंड C, ठीक है जी, A, B एंड C, उसके अंदर हमने इसमें इंटीरियर एंगल भी फाइंड आउट किए थे, लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट इसका ये रीजन फाइंड आउट करना है। तो इस रीजन को फाइंड आउट करने के लिए हम पहले इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जब हम इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, देखें ये जो पॉइंट A है ये इंटरसेक्शन है L1 और L2 का। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर वर्टेक्स A, फॉर वर्टेक्स A के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं जी, माइनस वाई ओवर डिटर्मिनेंट एंड कांस्टेंट ओवर डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट्स ये देखें पॉइंट A जो है वो L1 और L2 का क्या है जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी -1 -10 एंड 1 -41। तो y के लिहाज से जब बात करेंगे तो 7 10 आ जाएगा, -10 एंड 41 -41 10 7 10 -1 एंड 1। तो x ओवर माइनस प्लस 41 एंड प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर, जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवाएंगे जी 7, सो -287 एंड माइनस प्लस 100, ये आ गया जी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, ये आ गया जी मेरे पास 1 ओवर 7 प्लस 10, ये आ गया जी। सो x ओवर 51 इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर स्टूडेंट्स 187
187 माइनस एंड 1/17 ये आ गया जी। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स आप इसको इवेलुएट कर लें, अलग अलग इक्वल टू रख लें, यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो जस्ट मेरे पास ये आ जाएगी जी x इज़ इक्वल टू 51 इज़ इक्वल टू 1/17 एंड x इज़ इक्वल टू 51/17। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी 3 आ गई। ठीक होगा जी। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं जी y को इक्वल रख के, तो ये आएगा जी y/187 इज़ इक्वल टू 1/17 एंड y इज़ इक्वल टू 187/17। तो y इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाएगा जी 11 के। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको मिल गई जी 11। सो जो आपके पास a है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए जी 3 एंड 11। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप बात करें फॉर वर्टेक्स b, तो b के लिए स्टूडेंट्स देखें तो L2 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, सो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, तो ये आएगा जी मेरे पास x ओवर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस y ओवर डिटर्मिनेंट एंड कांस्टेंट ओवर डिटर्मिनेंट, ये आ गया जी। तो उसमें ये L2 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये आएगा जी मेरे पास 1 2 माइनस 41 एंड 3। नेक्स्ट आ गया जी मेरे पास 10 3 माइनस 41 एंड 3। नेक्स्ट ये आएगा जी 10 3 1 एंड 2, ये आ गया जी मेरे पास। सो स्टूडेंट्स x ओवर 3 माइनस प्लस, तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स आ गया जी 82 इज इक्वल टू माइनस y ओवर स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास 30 एंड प्लस स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास 123। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरे पास ये आ जाएगा जी 1/20 एंड माइनस 3, ये आ गया जी। सो x ओवर 85 इज इक्वल टू माइनस y ओवर स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास 153 इज इक्वल टू 1/17। सो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 85 इज इक्वल टू 1/x ओवर 85 इज इक्वल टू 17 एंड माइनस y ओवर 153 इज इक्वल टू 1/17 आ गया। सो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू ये डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, सो 85/17 एंड y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी माइनस 173 ओवर स्टूडेंट्स ये आ गया जी 17 153/17। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स x इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 17 5 85 होता है, तो सॉरी 5, x की वैल्यू मुझे मिल गई जी 5 एंड स्टूडेंट्स y जो है ये मेरे पास आ जाएगा जी y इज इक्वल टू माइनस 9 के। ठीक हो गया जी। तो हमें जो b पॉइंट है वो मिल गया जी 5 एंड माइनस 9। अब नेक्स्ट हम लास्ट जो पॉइंट है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं जी, तो जो कि हमारे पास इंटरसेक्शन है किसका, लाइन L1 और L3 का। तो फॉर वर्टेक्स C, तो ये मेरे पास आएगा जी x ओवर डिटर्मिनेंट माइनस y ओवर डिटर्मिनेंट एंड सम कांस्टेंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो x की वैल्यूज में मेरे पास आएगी जी x के नीचे डिटर्मिनेंट -1 एंड 2 एंड -10 एंड स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा जी 3 के, क्योंकि ये हमारे पास इंटरसेक्शन है L1 और L3 का। y के लिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी 7 एंड 3, जबकि -10 एंड 3 7 3 एंड -1 एंड 3 -1 एंड 2, ये आ गया जी मेरे पास। सो x ओवर स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास -3 प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस y ओवर 21 माइनस प्लस 30 इज इक्वल टू 1/14 प्लस 3, ये आ गया जी। सो x ओवर 17 इज इक्वल टू माइनस y ओवर 51 इज इक्वल टू 1/17। सो x ओवर 17 इज इक्वल टू 1/17। सो ये इससे कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया जी। तो उसमें नेक्स्ट हमारे पास जो y है y इज इक्वल टू चलें -51 इज इक्वल टू 1/17। सो y इज इक्वल टू उसमें -51/17 दैट आर इक्वल टू
-3। तो हमें जो y की वैल्यू है यहाँ से मिल गई जी -3। तो C वर्टेक्स आ गया जी 1 एंड -3। अब हमने इसमें एरिया फाइंड आउट करना है किसी भी बाउंडेड ट्राइंगल्स का। उसने खुद बताया कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल्स हुज साइड्स आर। हमने इसमें देखें ABC की जो मतलब उसके वर्टेक्स से वो फाइंड आउट कर लिए हैं। और हमारे पास एक फार्मूला है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ x1। इसको हमने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ जी 4.3 के लास्ट क्वेश्चंस के अंदर। हम जानते हैं इसको y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ये आ गया जी मेरे पास। इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। जो x1 y1 होगा उसमें कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है जी a के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, x2 y2 b के, x3 y3 c के आएंगे। तो ये मेरे पास आ गया जी हाफ, और a की वैल्यू है जी 3 11 1, b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट की है जी 5 -9 1 एंड स्टूडेंट्स मेरे पास 1 -3 एंड 1। इसको R1 से एक्सपैंड करते हैं और देखते हैं जी हमारे पास क्या आंसर आता है, ठीक है जी। तो जो इसको हम एक्सपैंड करेंगे वही हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। तो उसमें से यह आएगा जी 1/2, और आप डायरेक्ट इसको स्टूडेंट्स एक्सपैंड करेंगे R1 से। अगर आप एक्सपैंड कर देते हैं जी एक्सपैंड बाय R1, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना था जी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स 3 जब लेंगे इस कॉलम को, इस रो को छोड़ देते हैं, बाकी 2/2 का एक डिटर्मिनेंट बनता है, उसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ये आएगा जी मेरे पास -9 एंड +3, साथ में मल्टीप्लाइंग होगा जी 3 -11 इंटू नेक्स्ट ये मेरे पास आएगा जी 5 एंड -1 एंड नेक्स्ट आएगा जी मेरे पास +1 इंटू -15 एंड +9। ये आ गया जी, एंड दैट आर इक्वल टू 1/2 एंड -6 इंटू 3 एंड -11 इंटू ये मेरे पास आ गया जी 4 एंड ये आ गया जी मेरे पास प्लस इंटू -6। ये आ गया जी, एंड ये आ गया जी 1/2। इसको मल्टीप्लाई करवा दें, -18 -44 एंड -6। तो ये मेरे पास आ गया जी 1/2 इंटू -68 दैट आर इक्वल टू इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो 34 दैट आर इक्वल टू +34 के एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हमारे पास में इसका स्क्वायर यूनिट के साथ इसका आंसर आ जाए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल्स आर ABC, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसका जो सर्कल है उसका सेंटर फाइंड आउट करना है। सर्कल क्या होता है जी, सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने जो फाइंड आउट किया था क्वेश्चन 7 के अंदर, जो थर्ड पार्ट था उसके अंदर भी हमने सर्कल जो था उसका सेंटर फाइंड आउट किया। कैसे फाइंड आउट किया जी, इसके ऊपर राइट बाइसेक्टर निकाला और फिर वो जो मीट करते थे जिस पॉइंट के ऊपर जाके, वो जो पॉइंट होगा वो इसका सर्कल का क्या होगा जी, सेंटर होगा। स्टूडेंट्स देखिएगा, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है, ठीक है जी। सपोज दैट कि ये A है, B है और C है। यहाँ पे एक आप स्टूडेंट्स क्या करें जी, राइट बाइसेक्टर लें, ये आ जाएगा जो कि इसके मिड में होगा, और इस साइड के आप मिड से एक बाइसेक्टर लें, राइट बाइसेक्टर लें। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट होगा ये वाला, ठीक है जी, जिस पॉइंट के ऊपर ये आकर मीट करेंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे जी, सेंटर ऑफ सर्कल का नाम देंगे। अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ जी, ये मिड पॉइंट है D और इसको मैं नाम दे देता हूँ जी E का। अगर हम स्टूडेंट्स इन दो लाइंस को फाइंड आउट कर लें और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लें तो वो हमारे पास असल में क्या होगा जी, सेंटर ऑफ दी सर्कल होगा। सेम क्वेश्चन 7 का ये थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर गिवन दैट, ठीक है जी, सॉल्यूशन गिवन दैट हमें गिवन है वर्टिसेस A जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 एंड 3 है, -2 एंड 3, B के हमारे पास -4 एंड 1 है, जबकि C के हमारे पास 3 एंड 5 है। तो यहाँ पे भी लगा देते हैं जी
हम -2 एंड 3, बी के हमारे पास है जी -4 एंड 1, सी के 3 एंड 5, ये आ जाएंगे जी हमारे पास। सिंस डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, सिंस डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ डी होंगे वो क्या आएंगे जी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी वो मेरे पास आएंगे जी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है जी। सो उसमें ये आ गया जी मेरे पास -2 -4 बाई 2 एंड 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सो उसमें d इंटू ये आ गया जी -6 बाई 2 एंड 4 बाई 2, तो d आ गया जी मेरे पास -3 एंड 2, ये d आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स आप बताएं उसको, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो कोऑर्डिनेट ऑफ E ये मेरे पास आएंगे जी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, सो ये मेरे पास आ जाएगा जी -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 प्लस 5 बाई 2, ये आ गया जी। सो उसमें E इंटू 1/2 एंड 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मेरे पास 4 आ जाएगा। ई के हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया जी, कोऑर्डिनेट्स ये आ गया। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, इन साइड की स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। जबकि इन लाइंस को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हमें इनकी स्लोप्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लें, स्लोप ऑफ ए बी, इसको मैं नाम दे रहा हूँ जी m1 का, दैट आर इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, सो ये आएगा जी मेरे पास 1 - 3 ओवर -4 प्लस 2, दैट आर इक्वल टू -2 ओवर -2, आंसर बिकम 1, ये आ गया जी मेरे पास। इसी तरह स्टूडेंट स्लोप ऑफ AC भी निकाल लें, स्लोप ऑफ AC दैट आर इक्वल टू m2, इसको नाम दे दें तो ये आएगा जी 5 - 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 दैट आर इक्वल टू 2 ओवर 5, ये आ गया जी मेरे पास। अब स्टूडेंट्स गौर करें तो जो हमारे पास ये स्लोप आई है इसको मैंने m2 का नाम दिया, जो कि हमारे पास आई है जी 2/5, ये हमारे पास जो स्लोप आई है इसको मैंने नाम दिया जी m1, जो कि हमारे पास 1 के इक्वल है, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स देखें तो ये जो लाइन है हमने इस लाइन को फाइंड आउट करना है और इस लाइन को, ये क्या है जी हमारे पास परपेंडिकुलर है किसके, A और B के। अगर ये A और B के परपेंडिकुलर है, सिंस बताइएगा उसको कि इसको बेशक आप नाम दे दें O का, ठीक है जी। ये जो पॉइंट है ये आपके पास है जी O, जो हमारे पास सेंटर है। आप उसे बताएं सिंस कि जो आपके पास AD है, AB इज़ परपेंडिकुलर टू OD, ये क्या है जी AB जो है, AB है वो परपेंडिकुलर है जी OD के, तो जो स्लोप ऑफ हमारे पास देन अगर ये इसके परपेंडिकुलर है देन जो स्लोप है, देन स्लोप ऑफ OD, इसको मैं नाम दे रहा हूँ जी, चलें स्लोप ऑफ OD दैट आर इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन लाइन स्लोप। तो ये हमारे पास इस AB की स्लोप है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ, हम इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू जो D है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले हुए जी -3 एंड 2, एंड स्लोप जो है वो स्टूडेंट्स क्या है जी मेरे पास -1 है, ये हमारे पास स्लोप है। तो हम जानते हैं जी y माइनस y1 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म m इंटू x माइनस x1, जस्ट रिप्लेस द वैल्यू, -2 इज इक्वल टू -1 इंटू x प्लस 3, ये पॉइंट और ये स्लोप लगा दें। सो स्टूडेंट्स y - 2 इज इक्वल टू -x - 3, सबको उठा किधर ने है, सो x प्लस y - 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये एक लाइन आ गई, x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, ठीक होगा जी स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं जी, ये एक लाइन आ गई हमारे पास, इसको मैं L1 का नाम दे रहा हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें तो जो हमारे पास AC है, सिंस AC इज परपेंडिकुलर टू OE, तो स्लोप ऑफ
OE जो है वो हमारे पास इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो ये आ गया जी मेरे पास -5/2। जब भी परपेंडिकुलर होते हैं तो गिवन स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले ले तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ जाती है अगर वो परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ई के कोऑर्डिनेट्स हैं जी 1/2 एंड 4, ठीक होगा जी। तो एंड स्लोप जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है जी -5/2। तो अभी हमने फार्मूला देखा जी y - y1 = m × x - x1। जब ये दो लाइन आएंगी जैसे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेंगे हमारे पास वो सर्कम का जो सेंटर है वो फाइंड आउट होके आ जाएगा, ठीक होगा जी। तो स्टूडेंट्स ये आ गई जी मेरे पास y - -4 = -5/2 एंड x - 1/2। ये पॉइंट जस्ट इसके अंदर लगा दिया मैंने। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवा देंगे आएगा जी y - 4 = -5x/2 + 5/4। 4 से पूरी इक्वेशन को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवा दें। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा जी आपके पास, दिस इम्प्लाइज दैट 4y - 16 = 2 2s are 4 एंड -10x, ये हो जाएगा जी। एंड स्टूडेंट्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 5 सबको उठा के इधर ले आए तो ये आ गया जी मेरे पास 10x + 4y - 16 - 5 = 0 एंड 10x + 4y - 21 = 0, दैट इज़ L2। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स फॉर पॉइंट ऑफ intersection, so point of intersection x over determinant minus y over determinant and constant over determinant। now students x जब हम बात करेंगे तो ये आएगा जी मेरे पास 1 and 4, नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये मेरे पास 1 and -21, ये आएगा जी मेरे पास। जब y की बात करेंगे तो 1 and 10, जस्ट इनके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, y को छोड़ के रिमेनिंग के कोफिशिएंट्स लिख लें, 1 and -21, 1 10 and 1 4 आ जाएगा। सो इवेलुएट करें, -21 - 4 दैट आर इक्वल टू -y over -21 - 10 एंड स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी मेरे पास 1/4 - 10 एंड x इज इक्वल टू -25 एंड -y over -31 दैट आर इक्वल टू 1/-6, ये आ गया जी मेरे पास, ठीक होगा जी। नाउ स्टूडेंट्स इनको आप अलग अलग बराबर रख लें। सो x इज इक्वल टू -25 एंड -1/6, ये मल्टीप्लाइंग हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट होगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 25 ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाइंग होगा, तो x की वैल्यू 25/6 आ जाएगी। इसी तरह ये स्टूडेंट्स माइनस माइनस से चल अगले स्टेप में कर लेते हैं जी हम, एंड -y/-31 इज इक्वल टू 1/-6, एक माइनस से कैंसिल आउट, ये माइनस रहेगी तो ये आ गया जी मेरे पास y इज इक्वल टू -31/6। तो स्टूडेंट सेंटर ऑफ सर्कल ये मेरे पास आएगा जी 25/6 एंड -31/6, तो ये मेरे पास इसका स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आ जाएगा। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्रेस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। हमने स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को एक मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना है। फाइंड ईच केस वेदर द लाइंस आर कंकरेंट, और हमने ये भी फाइंड करना है क्या ये लाइंस जो हैं ये कंकरेंट हैं, यानी कि अगर इनका हम इनके कोफिशिएंट्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हम ले अगर वो इक्वल टू 0 आ गया देन ये लाइंस क्या होंगी, कंकरेंट होंगी। बाय द वे स्टूडेंट्स एक पार्ट मैं कर रहा हूँ, रिमेनिंग पार्ट सेम आपने इसी तरह करने हैं। तो आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर सबसे पहले एक्सप्रेस करना है जी। गिवन लाइंस, ये लाइंस गिवन है जी मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं जी इनको आप जानते हैं, इनके कोफिशिएंट्स लिख लें 1 3 -2 2 -1 4 1 -11 एंड 14, साथ में ये मल्टीप्लाइंग हो गई जी वेरिएबल x y एंड 1। यहाँ पे 1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि स्टूडेंट्स गौर करें तो हमारे पास दो ही वेरिएबल है, z होता तो देन मैं z लिखता, यहाँ पे क्या आ रहा है जी कांस्टेंट आ रहा है, तो उसकी जगह पे मैं 1 लिखूँगा। जब आप इसको अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही रिजल्ट आपके पास आएगा, इज़ इक्वल टू
0 0 0। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई जी, मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। अब हमने इसको करना है जी कंकरेंट के लिए। फॉर कंकरेंट के लिए पहले नाम दे दें जी आप, ये आपके पास होता था जी AX इज इक्वल टू B। तो उसमें फॉर कंकरेंट कंकरेंट के लिए जो मैट्रिक्स A है, अगर हम इसका ले डिटर्मिनेंट तो ये इक्वल टू आ गया 0, तो देन ये लाइंस क्या होंगी जी, कंकरेंट होंगी। 2 -1 4 1 -11 एंड 14 ये आ गया जी। तो उसमें आप इसका लें डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 3 -2 2 -1 एंड 4 1 -11 एंड 14 ये आ गया जी, इज इक्वल टू 1 इंटू R1 से एक्सपैंड कर लें। एक्सपैंड करना आपको आता है, चले मैं एक प्रॉपर वे में करवा देता हूँ, आपने रिमेनिंग यू कैन डू इट। ठीक है जी, 1 इंटू इस लाइन को इस रो को छोड़ दें, इस कॉलम को, बाकी को लिख लेते थे हम -1 4 -11 एंड 14 -3 इंटू इस कॉलम को छोड़ दें, पहली रो को छोड़ दें, बाकी यानी 2 1 4 एंड 14 एंड -2 इंटू नेक्स्ट ये आएगा जी 2 -1 1 एंड -11 ये आ गया जी, इज इक्वल टू -14 एंड +44 -3 इंटू स्ट्रेस ये आ जाएगा जी मेरे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 28 एंड -4 एंड नेक्स्ट स्ट्रेस ये आएगा जी मेरे पास -2 इंटू -22 + 1 दैट आर इक्वल टू 30 -3 इंटू 24 एंड -2 इंटू -21 ये आ गई 21 दैट आर इक्वल टू उसमें 30 -72 प्लस हमारे पास आ जाएगा जी 42। सो इज़ इक्वल टू 72, इनको ऐड कर लें, 72 -72 इज़ इक्वल टू 0। हैंस L1 L2 एंड L3 आर कंकरेंट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हुआ जी, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बी और सी पार्ट सेम इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इनको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है और ये मैट्रिक्स आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट लीजिएगा, अगर इक्वल टू 0 आ गया देन ये कंकरेंट है। ज़रूरी नहीं है कि कंकरेंट ही हो, जब आप चेक करेंगे डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है देन वो कंकरेंट होगी, अदरवाइज़ कंकरेंट नहीं होगी। आई होप कि जो आपके पास बी पार्ट है वो कंकरेंट नहीं है, जबकि जो लास्ट पार्ट है सी पार्ट वो भी क्या होगा जी, कंकरेंट नहीं होगा। सेम आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 17। स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द गिवन मैट्रिक्स फॉर्म। हमें जो मैट्रिक्स फॉर्म गिवन है स्टूडेंट्स, इससे हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। चेक वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम कंकरेंट, और हमने ये भी चेक करना है कि जो लाइंस आएंगी वो क्या हैं जी, कंकरेंट हैं या नहीं हैं। स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन 16 की तरह पहले हमें ये फॉर्म गिवन होती थी, हम उससे मैट्रिक्स बनाते थे। अब हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमने ये फॉर्म बना के चेक करना है कि वो जो लाइंस हैं वो क्या है जी, कंकरेंट हैं या नहीं है। तो ए पार्ट है जी, इसके लिए सोल्यूशन मैं यहाँ से ले रहा हूँ, तो उसमें मल्टीप्लाइंग करवा दें। जब आप इसको मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो ये आएगा जी x + 0y एंड -1 इज इक्वल टू 0 एंड उसमें ये आएगा जी मेरे पास 2x + 0y एंड +1 इज इक्वल टू 0 एंड यह आ गया जी मेरे पास 0x एंड -y + 2 इज इक्वल टू 0 which is required system of linear equation। ये हमने स्टूडेंट्स क्या करना था जी, फाइंड आउट पहली बात करनी थी कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक हो गया जी। अब हमने चेक करना है क्या ये जो लाइंस हैं ये हमारे पास क्या है जी, अगर इसको मैं नाम दे दूँ जी AX इज इक्वल टू B का, तो हमारे पास A मैट्रिक्स है जिसके हमारे पास एंट्रीज हैं जी 1 0 -1 2 0 1 0 -1 एंड 2, ये है जी आपके पास। ठीक होगा जी। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, इसका जस्ट डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लें, सो चेक कर लेते हैं जी क्या ये कंकरेंट है या नहीं है। 1 0 -1 2 0 1 0 -1 2 एक्सपैंड बाय
R1। सो R1 से स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर दें। जब R1 से इसको एक्सपेंड करेंगे तो चेक कर लें क्या रिजल्ट आता है जी हमारे पास। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 इंटू, ये रो छोड़ दें, ये कॉलम छोड़ दें, तो स्टूडेंट्स ये आएगा जी मेरे पास 0 1 -1 एंड 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 0 -0 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ दें 2 0 एंड 1 2, ये आ गया जी मेरे पास। एंड स्टूडेंट्स -1 इंटू ये कॉलम ये रो छोड़ दें तो ये आ गया जी 2 0 0 -1, ये आ गया जी। दैट आर इक्वल टू 0 1 इंटू 0 प्लस 1 एंड -0 इंटू 4 -0 -1 इंटू -2, दैट आर इक्वल टू 1। एंड स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास -0 एंड प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 3 डज नॉट इक्वल टू 0। हैंस ये जो आपके पास L1 है, ये L1, ये L2 एंड ये स्टूडेंट्स आपके पास L3। हैंस L1 L2 एंड L3 आर नॉट कंकरेंट, ये हमारे पास क्या है जी, कंकरेंट नहीं है। तो उसमें जो दूसरा पार्ट है आप इसको ट्राई कीजिएगा, सेम इसी तरह ही है, कोई सच नई बात नहीं है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना के उसका डिटर्मिनेंट लेना, चेक करना, अगर 0 के इक्वल आ गया तो कंकरेंट, अदरवाइज़ वो नॉट कंकरेंट होंगी। तो आज के लेक्चर्स के अंदर फाइनल हमारी एक्सरसाइज जो है 4.4 कंप्लीट होगी। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स की ज़रूरत हो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताए और मुझसे वो कांटेक्ट करे। इंशाल्लाह तबारक ताला उसको मैं PDF फाइल के अंदर अपने हैंड राइटिंग नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करूँगा। जिन स्टूडेंट्स ने जो कांटेक्ट किया है उनको मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप कि वो उनसे अच्छी तरह मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और अपनी अच्छी सी तैयारी कर रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफ़ा किसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।